नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम कैबिनेट के बड़े फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आज कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों पर चर्चा करेंगे। आज 3 ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसमें सामाजिक न्याय, उत्तर पूर्व में अवसंरचना विकास और गन्ना किसानों का मामला शामिल है। सबसे बड़ा फैसला रहा जाति जनगणना का। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसे लेने की हिम्मत सिर्फ मोदी सरकार ने ही दिखाई है। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जाति की जनगणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही इस्तेमाल किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शेखर जी, पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतने साल क्यों लग गए जाति जनगणना के लिए, बल्कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जहाँ तक डिमांड की बात करें तो आपको याद होगा लालू यादव, मुलायम सिंह यादव कई सालों से इसकी डिमांड वो कर रहे थे, तब कांग्रेस की सरकारें थीं और तब भी ये नहीं हुआ। क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, 1931 के बाद कास्ट सेंसस हुई नहीं है। मंडल का जो रिपोर्ट था वो भी 31 सेंसस के ऊपर ही निर्भर था।
इस बीच में हम क्या देख रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने ये उचित नहीं समझा कि उनकी राजनीति के लिए इस तरह की कोई सर्वे उस समय किया जाए। लेकिन विपक्ष में आने के बाद उनको लगा कि अब क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कांग्रेस को करना है और नहीं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है, तो जाके राहुल गांधी स्वयं पिछले लोकसभा चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और कि सर्वे की बात हुई, उनकी सरकारें भी सर्वे की बात की। सर्वे और सेंसस पे बहुत फर्क है, क्योंकि सेंसस बड़ा साइंटिफिक तरीके से जब जनसंख्या की गिनती होती है तब हर व्यक्ति से पूछा जाता है उनकी आर्थिक अवस्था क्या है, उनकी ये क्या है, परिवार की साइज क्या है, और कई इसमें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी लिया जाता है। अब इसमें एक जात भी जुड़ेगा और ये मुझे लगता है एक साइंटिफिक बेसिस पे होगा, ऑल इंडिया लेवल पे होगा, ताकि ये फिगर्स को लेकर जो राजनीति चल रही है, क्योंकि सर्वे को लेकर मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, कर्नाटका सरकार, कांग्रेस सरकार जब सिद्धरामैया पहली टर्म पे जो मुख्यमंत्री थे तब एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे को आज भी कांग्रेस सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई उस सर्वे को खुलासा करने के लिए ऑफिशियल, उसकी लीक हुई है। वो जो लीक्ड सर्वे है उसमें ही फिगर्स को लेकर बहुत विवाद शुरू हो गया कि जानबूझ के राजनीति कारण से कुछ समुदाय की संख्या को कम दिखाया गया, कुछ समुदाय को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि देश भर में, क्योंकि क्या ये जनगणना की क्या आवश्यकता है, ये जब जनगणना हो रही है हम ये समझ लें कि आर्थिक पिछलापन और सोशल बैकवर्डनेस इसमें अभी तक क्या, क्योंकि हम जानते हैं इसमें रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ते आज की स्थिति में कैसी है, कितने परिवार गरीबी से ऊपर होके आए हैं, उसमें वंचित जाति कितने अपने आप को लिफ्ट कर पाए, ये सारी जानकारी जरूरत है साइंटिफिक बेसिस है, ताकि आगे जो सरकार के कार्यक्रम पॉलिसीज होंगे वो, क्योंकि आज जो हमारी केंद्र सरकार की फैसले पे उसका उद्देश्य यही है, जो भी डेटा जनरेट होगा सरकार की कार्यक्रम को अच्छा सफलता लाने के लिए, मतलब लास्ट मैन तक पहुंचने के लिए, अंत्योदय तक पहुंचने के लिए काम आएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टीज अपने आप को कि ये फलाना जात का सपोर्ट मिल जाए, फलाना समुदाय का सपोर्ट मिल जाए, हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी, इस पर मुझे लगता भी एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शेखर जी, काफ़ी अच्छे तरह से आपने बताया कि क्या कुछ इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इसके अगर राजनीतिक पहलू की हम बात करें तो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या दूसरे जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनकी बात करें, तो वो एक तरह का इस तरह का नरेशन निकल के आ रहा था कि उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है, जाति जनगणना की वो मांग कर रहे हैं। आज जब मोदी सरकार ने इसकी हिम्मत दिखाई है इस फैसले को लेने की, तो इनकी राजनीति पे कितना बड़ा ये झटका है? देखिए, बिना फिगर्स कोई डेटा, बिना डेटा राजनीति, इस जात आधार पर जो राजनीति है ये आसान है, क्योंकि जब फिगर्स आएंगे, जिन जात को आप मानते हैं कि बहुत पिछड़ापन में है, हो सकता है उनकी काफी इंप्रूवमेंट हुआ हो, अच्छी बात है। अगर कोई कम्युनिटी जो बहुत अच्छी पिछड़ापन से अगर आगे निकल के जा रहा है वो अच्छी बात है, देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन इनको लग रहा है भाई हमारी पॉलिटिक्स यही चलती है कि फलाना जात का इतना % हमारे साथ है, फलाना अल्पसंख्यक इतने हैं, फलाना इतने हैं, बस इसका कैलकुलेट कर लो, देख लो कि 40% की वोटर्स की हो जाती है तो हमारी कैंडिडेट जीत जाएंगे। इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो आर्थिक स्थिति बदलने के लिए नहीं है, अपने इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स कैसे हम इंप्रूव करें। देखिए, कांग्रेस के उद्देश्य क्या था, ये ओबीसी पे सेंसस कराओ, ओबीसी इतने नहीं है, ये नहीं है। जब कांग्रेस स्वयं इतने साल रही है शासन में, तब तो ये गिनती बात नहीं हुई भाई सेक्रेटरीज में कितने हैं, फलाने में कितने हैं, ये आपके जुडिशरी में कितने। देखिए, ऐसे करने के लिए ये सेंसस नहीं है। सेंसस इसीलिए है कि हमें साइंटिफिक की तरफ से हमें पता लगना चाहिए जितने कार्यक्रम अभी तक चले आए हैं जो अपलिफ्टमेंट के लिए, वो कहां तक पहुंचे, किसको फायदा हुआ है, क्या हुआ है, ये हमें देखना है, क्योंकि ये डाटा बहुत जरूरी है हमारी प्लानिंग प्रोसेस पे। नीति आयोग की जितनी कार्यक्रम की लेकर एक प्रकार से विश्लेषण होती है, इसमें ये फैक्टर आती है क्या सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम कहां तक पहुंचे हैं, क्या रिजल्ट दे रहा है, ग्राउंड पे क्या दे रहा है। उसका एक ही हो सकता है
कि बिना राजनीतिक ये से ये सर्वे, देखिए सर्वे और सेंसस में बहुत फर्क है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने इस तरह की सर्वे किए, लेकिन सर्वे करने के बाद ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये सर्वे ठीक ठाक होगा कि नहीं। क्यों? बिहार में भी इसको लेकर विवाद आया है कि ये जो सर्वे नीतीश कुमार जी की सरकार किए थे उसको लेकर भी कई बातें आई। कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई हमें हमारी ठीक रिप्रेजेंटेशन की कैलकुलेट नहीं की गई। ये सारी चीजें एक प्रकार से दूर हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष की सरकारें जो, उन्होंने तो कई असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास किया। अगर आज उनको लग रहा है भाई मोदी सरकार ने मान लिया तो अब आगे क्या करें, क्योंकि जब फिगर्स आएंगे चंद्रशेखर जी उस पर भी राजनीति होने की संभावना है। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है भाई इसको हम इस पर राजनीति ना करें, कि समुदाय को बांटने में ना लगे, सोसाइटी को डिवाइड करने में ना लगे। हमें ये क्यों चाहिए फिगर्स? क्योंकि सरकार की अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? जितनी कार्यक्रम चल रहे हैं ये सारे वहां तक पहुंचना है, बिल्कुल लोगों तक पहुंचना है, ठीक लोगों को पहुंचना है। बस सब लोग, मतलब कुछ समुदाय की सेक्शंस की अच्छी तरक्की हो गई है फिर भी जो फायदा छोड़ना नहीं चाहते, या इसीलिए तो क्रीमी लेयर की भी बात आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी लाई, भाई उस समुदाय में भी बाकी लोगों को भी आप मौका दो। तो इतना अगर इनकम है तो फिर आप छोड़ दो, उन लोगों को दो। ये सारी चीजें देखिए, आरक्षण ऐसा एक हथियार है गरीबी दूर करने के लिए, सोशल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने के लिए। अगर उसको हम ठीक तरह से करना है, आरक्षण हो या और भी कोई सुविधा हो, कोई भी अफर्मेटिव एक्शन हो, उसके लिए एक साइंटिफिक बेसिस होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रही है, भाई आप किसी कम्युनिटी को तुरंत कैसे बैकवर्ड डिक्लेयर कर रहे हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई आपने उस पर सेंसस किया क्या, उस पर क्या सर्वे किया, उस सर्वे से क्या निकला? क्योंकि केंद्र सरकार ने भी एक सर्वे किया है कांग्रेस कार्यकाल में, लेकिन वो सर्वे भी, उसको लेकर भी कई विवादें आई, कई बातें आई। वो सर्वे सार्वजनिक भी नहीं किया गया शायद। नहीं, इसे क्या है कि भाई सर्वे, जब सर्वे होता है ये तो ओपिनियन पोल सर्वे टाइप हो गया ना, कि भाई आप बस ऐसे ही कैलकुलेट कर लो फिर फलाना जिला में इतने लोग हैं। क्योंकि साइंटिफिक बेसिस से अगर होना है तो घर घर जाके देखना पड़ेगा कि हर परिवार, जिस परिवार। और शेखर जी ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो फैसला लिया गया है कि जो आम जनगणना होगी उसी के साथ इसको किया जाएगा। इसका भी काफी फायदा होगा, बजट भी बचेगा, और जो पूरा सिस्टम जनगणना के लिए लगता है वो, उसका भी पूरा फायदा, एक साइंटिफिक जो बेसिस है वो यहाँ पर रखा जाएगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, क्या है कि जब सेंसस होती है उसमें कई कॉलम्स होंगे, उसमें जात का भी एक कॉलम होगा, आपके कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का भी, सोशल इंडिकेटर्स का भी उसमें होगा, उसमें एक कास्ट का भी डाला जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं। एससी एसटी का तो ऐसे ही होता है, एससी एसटी का पहले भी होता है, अभी बाकियों को भी होगा इसमें, क्योंकि रिलीजन, आपके धर्म का नाम पर भी सर्वे होता है कि उसकी पॉपुलेशन बड़ी है। शेखर जी, अब दो फैसले और हैं, उन पर भी अभी हमको बातचीत करनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी और ये जो आज का फैसला है इसका विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के फैसलों की, और एक और महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट ने लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर 166.8 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर राजमार्ग को मंजूरी दे दी है। सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल बिकम अ मेजर कॉरिडोर फॉर नॉर्थ ईस्ट। 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड। देयर आर 3 years of construction period and 15 years of operation period. शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शेखर जी, ये जो दूसरा फैसला है, उत्तर पूर्व के विकास के लिए मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप भी जानते हैं, हम भी जब शिलोंग से सिलचर की ओर जाते हैं तो किस तरह का वो टेरेन है और किस तरह की हालत हो जाती है जाने में। वैसे में ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बीच का जो इलाका है वहाँ पर कोयले की खदानें हैं और दूसरे भी कई सारे वहाँ पर उद्योग हैं जिसका फ़ायदा इन उद्योगों को होगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये हम जानते हैं। आपने कहा कि गुवाहाटी से आप जब सिलचर तक पहुंचेंगे तो कई जिले होते हुए असम के कई जिले, मेघालय के जिले, लेकिन ये जो नया नेशनल हाईवे बनेगा, ये इसमें और कोई इलाके, मतलब जो मेघालय के जो बाकी इलाके उसको भी कवर करते हुए सिलचर माना जाता है एक प्रकार से एक कनेक्टिंग पॉइंट है, जिससे आप त्रिपुरा जा सकते हैं, मणिपुर जा सकते हैं, और बराक जो वैली है असम के, वहां के कई क्षेत्र पहुंच सकते हैं। आज असम बहुत तेजी से, वहां पे बहुत कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, तेजी से बहुत कुछ डेवलपमेंट की रास्ते पे असम चल पड़ा है। ऐसे समय में इस तरह की प्रोजेक्ट जो मेघालय और असम और सिलचर, क्योंकि सिलचर तक अब आ जाएंगे तो आप इसमें कनेक्टिविटी मिजोरम की भी होती है, त्रिपुरा की होती है, मणिपुर और 3 जो राज्य हैं उत्तर पूर्व में, वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। ये जब भी देखिए बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक, मतलब गुड्स मूवमेंट जो है, इससे आपको बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट आप जितनी जहां भी हाईवे टच करते हुए जाएंगे, हर जगह पे आप देखेंगे वहां के जो इंटरलैंड की जो प्रोस्पेक्ट्स है, इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, फिर बाकी चीजें, क्योंकि जब तक एक्सेस नहीं है तब तक पहाड़ी इलाका हो या दूर इलाका हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट की बड़ी समस्या होती है। जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये तो 4 लेन ट्रैफिक की बात हो रही है, 4 लेन हाईवे की बात हो रही है। इसमें 22,000 करोड़ अगर खर्च होंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पे इतने पैसा खर्च करेगी, तो वहां पे कितने नए इकोनॉमिक स्कोप बढ़ेंगे, ठीक है, नए रोजगार के लिए क्या क्या होंगे, उद्योग के लिए कैसा इसको प्रोत्साहन मिलेगा, ये हमें देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और कैबिनेट के इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने काफ़ी अच्छे से इन फैसलों का विश्लेषण और क्या कुछ फ़ायदा देश को और लोगों को इन फैसलों का होगा, ये बताया। एक और फैसला है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नहीं टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिन जगह लिखते हैं। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में
लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के फैसलों की। कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण आज फैसला लिया। कैबिनेट ने चीनी सीजन 2025-26 के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए गन्ने के एफआरपी को 355 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दी है, जिसमें 10.25% से अधिक प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। ये बेंचमार्क मूल्य है जिससे नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है। आज एक बड़ा फैसला हुआ है। शुगरकेन सीजन 2025 इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगरकेन का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस बिलो विच शुगर फैक्ट्रीज कैन नॉट परचेज। दैट मीन्स दे हैव टू परचेज एट दिस और अबव प्राइस। एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ एफआरपी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगरकेन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दास, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संदीप दास जी, आज जो ये फैसला लिया गया है, अगर हम मोदी कैबिनेट के फैसलों की बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन जो दूसरी या तीसरी जो कैबिनेट होती है, हम देखते हैं कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लिया जाता है जो किसानों के हित में होता है। आज के इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये आज का जो फैसला है, जो अगले जो शुगर सीजन है जो 2025 से 26 का जो अक्टूबर स्टार्ट है, उसके लिए शुगर केन जो गन्ने का प्राइस जो होगा उसके बारे में 355 रुपया बढ़ाया गया है। इसका करीब थोड़ा सा आंकड़ा लगाएंगे शुगर प्रोडक्शन के हिसाब से, करीब इंडस्ट्री का कहना है कि 1.2 लाख करोड़ शुगर केन का जो ट्रांसफर है उस किसानों के पास जाएगा, और इसके नीचे शुगर मिल कभी बेच नहीं सकते। ये एक बेंचमार्क प्राइस है। ये प्राइस बहुत महत्वपूर्ण होता है। करीब करीब 5 करोड़ हमारे पास शुगर केन जो विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, बहुत बड़े बड़े राज्यों में जो चीनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उनके फार्मर्स को ये 5 करोड़ रुपए आएगा। ये जो सीजन शुरू होने से पहले ये डिक्लेयर करने से थोड़ा सा फार्मर्स के लिए ये लाइक एमएसपी की तरह है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस किया जाता है गेहूं, चावल, पल्सेस, ऑयल सीड्स के लिए। ये एफआरपी जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोला जाता है इसको, वो उसी का दौरान है। तो इसको जो बढ़ाया गया करीब 4%, पिछला 340 रुपए क्विंटल था, अब 355 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। तो इसको बहुत फायदा होगा। डायरेक्ट बेसिकली आप सोच सकते हो जो आंकड़ा अभी का जो एस्टिमेट लगा रहा है 1.2 करोड़ रुपया, जो 5 करोड़ रुपया जाएगा फार्मर्स के अकाउंट में, जो शुगर केन जो मिल खरीदती है, जो गन्ना जो किसानों से, तो ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। जैसे एमएसपी बढ़ रहा है तो एफआरपी भी गवर्नमेंट उसी हिसाब से बढ़ा रहा है। ठीक है। संदीप जी, जिस तरह से मोदी सरकार अगर किसानों की बात तो करती है, लेकिन गन्ना किसानों को लेकर के हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ फैसले पिछले कुछ सालों में लिए गए हैं। मोदी सरकार की गन्ना किसानों को लेकर के जो सक्रियता है, इस पर क्या कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, पिछला आप जानते हैं, सर दर्शक भी जानते हैं कि अभी जो इथेनॉल प्रोग्राम है, इथेनॉल प्रोग्राम में जो शुगर केन जाता है, इथेनॉल प्रोग्राम में हम जानते हैं जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, जो उसमें जब 20% तक इथेनॉल मिक्सिंग है, दैट मीन जो शुगर केन से आता है और राइस से आता है। तो शुगर केन फार्मर जो मोदी सरकार का नीति के वजह से जो ब्लेंडिंग कभी 5% 4% होता है, उसके ऊपर 20% ब्लेंडिंग हुआ है, जो इथेनॉल के वजह से ना कोई फार्मर्स बेनिफिट हुआ है। आप देखिए, एरियर्स जो है, एरियर्स अभी बिल्कुल नील है,
मतलब जो ठीक है मैं सर। बता रहा हूँ 2000 मील है। तो इसके वजह से बहुत फायदा हो रहा है, मिलों को भी फायदा हो रहा है, किसानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि जो एक सरप्लस शुगर इथेनॉल के लिए डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दास जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने इस खबर को लेकर रखने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले आज मोदी कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। ये फैसले चाहे हम सामाजिक न्याय की बात करें या उत्तर पूर्व में अवसंरचना के विकास की बात करें या किसानों की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं। इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार। झकास आइडियाज डिजर्व अ